नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हम अगला वीडियो लेके आ गए हैं बी फार्मा सेमेस्टर 1 का सेल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, किस तरीके से काम करता है। हम पढ़ेंगे बच्चों सेल को। तो पहली बात करते हैं कि सेल आखिर होता क्या है। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ बॉडी इज नोन एज सेल। अब सेल की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर सेल दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑर्गेनेल्स में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में। ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो उसमें एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि अगर ये सेल है, ये रूम एक सेल है, इसकी जमीन हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें बेंच डेस्क और जो भी लोग होंगे वो हो जाएंगे ऑर्गेनेल्स। हर ऑर्गेनेल का कुछ फंक्शन होता है और वही फंक्शन डिसाइड करता है कि वो सेल कहाँ पे काम करेगा। अगर एक्सक्रीटरी होगा तो एक्सक्रीटरी टिश्यू बनाएगा, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएगा। तो इस तरीके से काम करता है और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट्स हमने लिख रखा है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में। तो सेल के बारे में क्या बोला गया? These are the smallest functional units of the body grouped together to form tissue, each of which has a specialized function. यही बताया गया। A group of cells, a group of cells, cell is the structural and functional unit of the body. Functional unit of the body, इसी के कारण सारा काम होता है हमारी बॉडी में। अब सेल की अगर हम और बात करें तो अब ये भी आपको बताया गया कि डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन ग्रुप टुगेदर, ये सब बातें आपकी हो चुकी थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में मेल और फीमेल गेमेट साथ में मिलकर बनाते हैं जाइगोट। ये सिंगल सेल होता है और इसी सेल से पूरा ह्यूमन डेवलप होता है और फिर उसमें डिफरेंशिएशन होता है कि कौन सा सेल कौन सा काम करेगा। अब एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल एनिमल सेल कुछ ऐसा होता है जिसमें कौन कौन से लोग होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन, सबका फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो पाए। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आता है माइटोचॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेमी परमिएबल होता है, कुछ लोग को अलाउ करता है और कुछ लोग को अलाउ नहीं करता है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में सेल वॉल भी होता है। फिर सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनका काम जैसा कि नाम बता रहा है सिक्रीशन का होता है, जिस ऑर्गन को जरूरत होती है उसके लिए। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन होता है पैकिंग। ये जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन की पैकिंग करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है, इनका भी काम प्रोटीन सिंथेसिस का ही होता है राइबोसोम्स की तरह। न्यूक्लियस के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए होता है और इंफॉर्मेशन यही कैरी करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस सही से नहीं कर पाते हैं। तो ये ओवरऑल फंक्शन देखा गया और इसके बाद जो आपको क्रीम कलर का दिख रहा है वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो ये क्या कह रहा है अभी आपको बताएगा कि सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड व्हिच देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स फ्लोटिंग इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसॉल। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसमें ये सब ऑर्गेनेल्स हैं और जो वाटरी फ्लूइड है, जो पानी भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? साइटोसॉल नाम देते हैं। ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, उसमें कौन कौन है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, और हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले आता है साइटोसॉल। साइटोसॉल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जानने लायक क्या है बच्चों? इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन है और ये 55% जगह लेके रखता है। इसका कंपोजिशन मतलब किस चीज से बना है? हर सेल में अलग अलग होता है, बट जनरली साइटोसॉल में 75 to 90% वाटर होता है और काफी सारे डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड कंपोनेंट्स होते हैं।
और इसी में डिफरेंट आयंस होते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, एटीपी और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि जाइगोट जो होता है, फिटस जो होता है, उसका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वैसे ही ये भी काम करता है। इसमें कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इट इज द साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस। आपने फोटोसिंथेसिस का नाम बच्चों सुन रखा होगा। फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन में सॉरी, ग्लाइकोलिसिस होता है और क्रेब्स साइकिल होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसको होना ही होना है, ऑक्सीजन हो या ना हो, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो इसी साइटोसोल में होता है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इसी में होते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, एंजाइम्स इन साइटोसोल कैटालाइजेस ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। अब ऑर्गेनेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ के लिए होता है, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन। यही तीन काम हमेशा जरूरी होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज लिविंग कैसे है ये हम कैसे पता करते हैं? अगर वो ग्रोथ कर रही हो और रिप्रोडक्शन कर रही हो, तभी उसको हम जनरली लिविंग में क्लासिफाई करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। आई एम सॉरी, अब साइटोस्केलेटन है क्या? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स जो पूरे साइटोसोल में फैले रहते हैं। अब सवाल आता है कि इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन से पहले बात करते हैं कि कितने, तीन टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो आइए एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, देखिए पॉइंट वाइज आपके आंसर को भी जनरेट करता है कि थिनेस्ट एलिमेंट होते हैं, किस प्रोटीन से बने होते हैं, ये बात ध्यान देनी है, एक्टिन से, और इनका दो फंक्शन होता है, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, सेल डिवीजन हो पाता है और सेल लोकोमोशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर किसी भी चीज को मूव करना है, आपको दिखाने की कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये सेल है, अब इसको मूव करना है तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे इसको ऐसे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये छोड़ देगा, ये देखिए आगे बढ़ गया। तो इसमें एक्टिन काम करता है जो कि माइक्रोफिलामेंट में प्रेजेंट रहता है। तो पूरे सेल को जो मोस्टली मैकेनिकल सपोर्ट होता है, जैसे घर जब बनता है तो बल्ली लगती है, उसका काम माइक्रोफिलामेंट का ही है। माइक्रोफिलामेंट मैकेनिकल सपोर्ट, सेल एक्सटेंशन मतलब और अपना एक्सटेंड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं थ्रू माइक्रोविलाई। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये तो आपको पता है कि थिकर होते हैं, माइक्रोफिलामेंट से इंटरमीडिएट आते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है जहां पे सेल को मैकेनिकल स्ट्रेस मिले वहां ये स्टेबलाइज करते हैं उसकी पोजीशन, जैसे कि न्यूक्लियस और एक दूसरे से अटैच। आपने स्पाइडरमैन देखी होगी, स्पाइडरमैन में वो ट्रेन वाला सीन बड़ा फेमस है, जब वो ऐसे ऐसे जाले मारता है और दीवार से अलग अलग लोग स्ट्रेस लेते हैं, ट्रेन दब जाती है और रुक जाती है। तो वैसे ही जाले ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी पोजीशन स्टेबलाइज करते हैं ताकि ट्रेन ना गिरे। इसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल, जो सबसे मोटा होता है और लार्जेस्ट होता है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है, जो कहा जाएगा लॉन्ग अनब्रांच्ड हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये बात आपको बहुत ही ध्यान देनी होगी बच्चों। माइक्रोफिलामेंट जो था वो बना था एक्टिन से और ये बना होता है ट्यूबुलिन से। ये तब बनता है, कहां बनता है? सॉरी, सेंट्रोसोम में, और ये आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलते हैं पेरिफेरी ऑफ द सेल से। पेरिफेरी मतलब किनारे से। अब ये सेल का शेप डिटरमाइन करता है। सिंपल सी बात समझते हैं, मान लेते हैं कि ये रूम, रुक जाइए ये भी आपको दिखाया जाए। बच्चों डरिएगा बिल्कुल नहीं, हम यहीं पे हैं। अब देखिए बच्चों, ये प्लास्टिक है, अब इसका शेप क्या होना चाहिए? अगर हम इसमें ये डाल दिया और हम इसको ऐसे रखेंगे, मतलब अगर ये फ्री होता तो इसका शेप बढ़ जाता। कोई भी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ जो ओपन है उसमें कौन सा शेप उसका होगा वो डिटरमाइन करेगा कि उसमें क्या प्रेजेंट है। जैसे कि आपको अगर हम बताएं, छोटा कपड़ा तो है नहीं, जैसे ये देखिए ये अभी इस फॉर्म में है, पर अगर इसमें हम लकड़ी डाल देंगे तो ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में हो जाएगा। तो शेप डिटरमाइन करने का काम ही
इसका होता है और शेप ही डिटरमाइन करता है ये। और तो और ये ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, सिक्रीटरी वेसिकल जो आपको दिखाए थे सिक्रीटरी ऑर्गेनेल्स वहां मदद करता है, और सेल डिवीजन के वक्त मदद करता है। ठीक है, इसके स्पेशल प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रक्चर मूवमेंट सब में हेल्प करते हैं, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर्स का नाम है बच्चों सीलिया एंड फ्लैजेला। इसके बारे में आप लोग ने पढ़ रखा होगा। अब बात आती है सेंट्रोजोम की। ठीक है, हमको सिर्फ फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो पहली बात, लोकेटेड कहाँ है? न्यूक्लियस के पास। इनके पास दो लोग होते हैं, सेंट्रियोल्स और पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। दोनों का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है और ये 9 क्लस्टर्स ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स में अरेंज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जाननी है, सेंट्रोजोम जो होते हैं 9 क्लस्टर्स ऑफ 3, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 3-3 का ट्रिपलेट बने। ट्रिपलेट्स के 9 लोग होंगे, हम 3 बनाए, 6 और होंगे, और इसी फॉर्म में सेंट्रोजोम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी किससे बने होते हैं बच्चों? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अभी ट्यूबुलिन प्रोटीन से आपको क्या बनता हुआ दिखा था? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और इनका काम क्या होता है? दे आर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जहां से स्पिंडल फाइबर बनता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। जब माइटोसिस होता है तो उसमें पतले पतले धागे बनते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। ऐसे ऐसे बनता है जिसमें हमारा जो डॉटर सेल्स होते हैं, डीएनए होता है, वो अरेंज्ड होता है। तो ये सेंट्रोजोम से बनता है। और अभी आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स में सीलिया पढ़ा था। चलिए तो आइए देखते हैं सीलिया क्या होता है। सीलिया में सबसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और सरफेस ऑफ द सेल से एक्सटेंड करते हैं। मतलब ये अगर सेल है तो ये इस तरीके से ये बाहर निकलते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या है कि ये 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स का कोर है जिसके किनारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है कि एक पेयर सेंटर में होगा और बाकी 9 क्लस्टर ऑफ 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट से होगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सीलिया जो होता है, सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है उसको 9+2 भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का होता है। बीच में 2 लोग होंगे ऐसे, और इसके किनारे 2-2 का पेयर, 2 यहां, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे जगह छोड़े थे ये 9। तो 9 डबलेट होते हैं और बीच में 2 लोग होते हैं, इसीलिए 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आती है कि इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकेशन पाया जाता है, क्योंकि सीलिया क्या काम करता है, जहां भी कोई चीज को हमें मूव कराना है उसको ढकेलता है। जैसे ये सीलिया ऐसे ऐसे चल रहा है, अब पीछे से कोई आया, इसको ऐसे ढकेल दिया आगे की आगे जाओ, और सीलिया इसी तरीके से मूवमेंट करता है। और फॉरेन पार्टिकल जो म्यूकस के फॉर्म में होते हैं उन्हें लंग से निकालता है। अब एक बात ध्यान देते हैं कि सीलिया का मूवमेंट किससे पैरालाइज हो रहा है बच्चों? निकोटीन से। और ये सीलिया कहां पे दिख रहा है आपको? लंग्स में। तो अगर आप धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए जरूरी है करते हैं तो सीलिया मूव नहीं करेगा और जो गंदगी है वो आगे नहीं बढ़ेगी म्यूकस के फॉर्म में। इसीलिए स्मोकर्स, इसीलिए जो ज्यादा फूकेगा तो फिर खांसेगा और खांस के निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि सीलिया तो आगे बढ़ा नहीं रहा। ये बात समझ में आई? अगर आपके घर से नॉर्मली चीजें नहीं निकल रही तो आप छत से फेंकेंगे, तो यही काम ये भी करता है। अगला आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला सीलिया ढेर सारे होते हैं, बट फ्लैजेला जनरली सिंगल या डबल होता है और सीलिया से बहुत ही बड़ा होता है।
और ये अकेले एक सेल को मूव करता है, बट ये थ्रू रोटेशन करता है। जैसे इसमें मान लेते हैं एक है, तो ये रोटेशन करके मूवमेंट कराएगा। सीलिया जो था ऐसे ऐसे करके आगे मूव कराएगा, बट फ्लैजिला ऐसे गोल 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 घुमा के ही मूवमेंट करा पाएगा। और जनरली ये बड़ा होता है सीलिया से। ठीक है, क्या कह रहा है, रैपिडली विगलिंग इन अ वेव लाइक पैटर्न, मतलब ऐसे। अगर ये है तो ये ऐसे जाएगा, यहां से घूमते 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 जाएगा। ठीक है, इसी को विगलिंग पैटर्न कह रहे हैं। और पूरे ह्यूमन बॉडी में फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल की टेल में होती है, जो स्पर्म को oocyte की तरफ ढकेलती है। अब इसके बाद बच्चों आता है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में ऊपर आपको बताया गया था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और इसमें हाई कंटेंट ऑफ एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, आरआरएनए, जो इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। राइबोसोम में जनरली 2 सब यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे का आधा होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल, और इनको न्यूक्लियस में सेपरेटली बनाया जाता है। एक बार बनने के बाद लार्ज और स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे और एक साथ आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। कुछ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे अटैच हो जाएंगे और उसे रफ कहा जाएगा। और कुछ अटैच नहीं होंगे, फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। जब अटैच नहीं होंगे तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। ये तो आपको बात बता दी गई थी। कई बार इनका लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, जहां ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। देखिए राइबोसोम बच्चों कुछ ऐसा होता है, एक लार्ज स्मॉल सब यूनिट दिखता है और एक लार्ज सब यूनिट दिखता है, ये आपस में मिल जाते हैं और कुछ ऐसा राइबोसोम्स दिखने लगेगा। फिर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के किनारे ही ऐसे फोल्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कई बार इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं तो इसको रफ कहा जाता है, कई बार नहीं होते हैं तो उन्हें स्मूथ कहा जाता है। देखिए रफ और स्मूथ, तो इनमें डिफरेंस आपको बता दिया गया है कि एक में राइबोसोम होता है, एक में नहीं होता है। जिसमें आउटर सरफेस के, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होगा, वो साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, ये सब बाकी बकवास चीजें हैं कि सिंथेसाइज करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके पास राइबोसोम्स इसके सरफेस पे नहीं है, तो इसलिए इसके पास यूनिक एंजाइम होता है और इसे फंक्शनली ज्यादा डाइवर्स बनाता है। राइबोसोम अटैच हो गया तो वो एक ही काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बड़ी सी कंपनी है, वो फोन बना रही है, अब उसके साथ एक दूसरी कंपनी अटैच हो गई टीवी बनाने वाली, तो फोन और टीवी ही बनाएगा, कुछ और डाइवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि एक कंपनी को उसने अटैच कर लिया है। स्मूथ में ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए ये ज्यादा डाइवर्स होता है। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता है, बट फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स सच एज एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, फीमेल और मेल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल में तो एकमात्र टेस्टोस्टेरोन होता है इसके लिए, तो इसको सिंथेसाइज करने का काम करता है। लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम होते हैं, ये ग्लूकोज को रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और डिटॉक्सिफाई करते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को। ये सब आपको पढ़ना होगा, जैसे कि अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स और कार्सिनोजेंस। इसको खत्म करने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बल्कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। आई होप इसका डायग्राम ये रहा। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें 2 फेस होते हैं, एक सिस फेस कहलाता है और एक ट्रांस फेस कहलाता है। सिस फेस से चीजें अंदर आती हैं, जैसे देखिए दिख रहा है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और ये अंदर आता है, ये सिंथेसाइज करके ट्रांस फेस से बाहर रिलीज कर देता है। देखिए सिक्रीटरी वेसिकल्स या न्यूली फॉर्म वेसिकल रिलीज कर रही है। हमने कॉपी किया इसलिए इसको ढक देते हैं, नहीं तो पता चला कि कभी गलती से फेमस हुए तो कॉपीराइट आ गया। तो ये चीज सिस से अंदर आएंगी चीजें और ट्रांस से बाहर जाएंगी, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, जितने भी प्रोटीन राइबोसोम्स ने सिंथेसाइज किए हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अदर रीजन में। सबसे पहला पाथवे ट्रांसपोर्ट करने में सबसे पहले जो आता है वो आता है गोल्गी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका नाम ऐसे इसलिए पड़ा क्योंकि साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने ही इस चीज को डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पड़ गया था। ठीक है बच्चों, इसके पास 3 से 20 सिस्टर्ने होते हैं स्मॉल। अभी आपको दिखाया गया था, देखिए सिस्टर्ने, ये है सिस्टर्ने, 3 से 20 के बीच होते हैं।
ये सब बकवास चीज़ें हैं। सिस के बाद सिस ट्रांस के बारे में आपको बता दिया गया है, बस यही था। लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम्स को जनरली सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। लाइसोसोम्स के पास जो एंजाइम होता है वो जैसे ही कोई सेल मरने लगता है या खत्म होने लगता है, लाइसोसोम्स उसको रिलीज कर देगा और पूरे सेल को खत्म कर देगा, इसीलिए लाइसोसोम्स को जनरली सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इनके पास ये देखिए लिखा है 60 काइंड ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं। जैसे हमने मेरे अंदर एसिड है, वैसे रिलीज किया, पूरा घुल के खत्म हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो हेल्प रिसाइकिल worn out cell structures. It can engulf another organelle, digest it and return the digested components to the cytosol for reuse. और lysosomal enzymes may also destroy the entire cell that contains them, a process known as autolysis. मतलब अपने ही आपको मारता है, इसीलिए इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना बच्चों, तो ये तोड़ता है। ठीक है, लाइसोसोम कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और मेम्ब्रेन होता है। फिर आता है परऑक्सीजोम्स। ये थोड़े से सिमिलर होते हैं लाइसोसोम्स में, बट थोड़े से छोटे होते हैं साइज में। इनको माइक्रो बॉडीज भी कहा जाता है, जिनमें सेवरल ऑक्सीडेजेस एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। देखिए सबसे मेन काम ये क्या करता है, एमिनो एसिड और फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए। जैसे कि फैट जो होता है, तेल, घी, ये हम जल्दी पचा नहीं पाते हैं, तो इनको कौन तोड़ेगा? इनको तोड़ने का काम करता है परऑक्सीजोम्स। और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी करता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परऑक्सीजोम के पास एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है कैटलेज, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करता है। क्योंकि इसका प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन, मतलब इसको तोड़ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, एक ही ऑर्गेनेल में होता है परऑक्सीजोम, और ये बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसीलिए परऑक्सीजोम हमें, हमारी बॉडी को परऑक्साइड से बचाता है। अब देखिए अगला आता है प्रोटियोसोम्स। जैसे लाइसोसोम प्रोटीन को तोड़ते हैं, मतलब किसी भी सेल को तोड़ते हैं, उसमें से प्रोटीन लेके आते हैं वेसिकल्स में पैक करके, और इनका डिस्पोजल सर्टेन टाइम्स में चाहिए होता है। जब हमारे सेल को प्रोटीन चाहिए होता है तब बॉडी बनाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है ये। मतलब कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो प्रोटियोसोम के फेलियर से होती हैं, जो एबनॉर्मल प्रोटीन को तोड़ देती हैं। जैसे मिसफोल्डेड प्रोटीन आ गए, एक जगह ब्रेन सेल्स में एक्यूलेट हो जाएंगे, तो पार्किंसन डिजीज होगा और अल्जाइमर डिजीज होगा। बात को समझिए बच्चों, जैसे मतलब घर में कपड़े हैं, फोल्ड करके रखेंगे, ठीक है, आप मोड़ मोड़ के फेंक दिए तो अजीब सा हो जाता है। वैसे कई बार प्रोटीन जब अच्छे से नहीं दिया जाता है, फोल्ड करके दिया जाता है, तो यूज नहीं हो पाता है, और जब वो यूज नहीं हो पाएगा तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है, और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो डिजीज कॉज करता है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी बनाता है। और जनरली जो एक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे मसल्स में, लीवर में, किडनी में, जिनके पास ज़्यादा एटीपी होती है, उनके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। जैसे लीवर सेल्स में 1700 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और अंदर का जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इसके अंदर मैट्रिक्स में होता है, और एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो भी क्रिस्टे में पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, आपको चप्पल जैसा दिख रहा होगा। ये देखिए ये रहा क्रिस्टे, जिसमें होता है ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, उसमें से एक माइटोचॉन्ड्रिया होता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ये पार्ट भी आपका खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, बाय बाय।